हेलो। नमस्कार दोस्तों। राधे राधे, जय श्री राम। आज अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो रीट लेवल 2 के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। जो टॉपिक का नाम होगा पदार्थ, या इसी को कहा जाता है द्रव्य। अब पदार्थ या द्रव्य क्या होता है? तो कोई भी वस्तु या चीज जो स्थान घेरती हो। अब स्थान घेरती है, इसका मतलब उसका खुद का आयतन होता है, और इसके साथ वह खुद का स्वयं का द्रव्यमान रखती है। वह कहलाएगा पदार्थ। मतलब वह वस्तु या वह चीज जो स्थान घेरती है और साथ में उसका होता है द्रव्यमान, तो वह कहलाएगा पदार्थ। अब ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं वह सभी होती है पदार्थ। जो आप दृश्यमान वस्तु, जैसे मान लो कोई भी वस्तु आपको दिखाई देती है, वह सभी वस्तुएं पदार्थ। अब पदार्थ है तो पदार्थ को इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है, और जिस वस्तु को आप महसूस कर पा रहे हो तो वह भी क्या होगी? पदार्थ। अब पदार्थ की विशेषता हम पहली विशेषता तो अपने डेफिनेशन से निकालेंगे कि पदार्थ स्थान घेरते हैं। अब स्थान घेरते हैं, इसका मतलब इसका खुद का एक आयतन है। दूसरी चीज, पदार्थ का द्रव्यमान होता है। तीसरी बात, पदार्थ के जो भी कण है, मतलब पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। और उन सूक्ष्म कणों को या तो अणु कहेंगे या परमाणु कहेंगे। मिलकर बना होता है, जिनको कहा जाएगा परमाणु। अब ये सूक्ष्म कण है। ये सूक्ष्म कण जो दो पार्टिकल आएंगे, दो पार्टिकल के मध्य आपस में होगा आकर्षण, और इस आकर्षण के कारण ही इनके अंदर अवस्थाएं पाई जाएगी। मतलब पदार्थ के सूक्ष्म कणों के मध्य होता है आकर्षण, और आकर्षण के कारण ये पास पास में स्थित होते हैं। और ये आकर्षण है तो ये गतिमान हो सकते हैं, या इनके मध्य कंपन होता है। तो ये सारी विशेषताएं पदार्थ। पदार्थ स्थान घेरते हैं, इनका खुद का द्रव्यमान होता है। पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिनको कहा जाता है परमाणु। पदार्थों के कणों के मध्य आकर्षण बल होता है, जिनको इंटरमोलिकुलर फोर्स कहा जाता है। और पदार्थ के कण हमेशा गतिमान, निरंतर गतिमान रहते हैं, और उनके मध्य होता है कंपन, वाइब्रेशन। इसी के साथ पदार्थ के गुण। अब पदार्थ के गुण है ना, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है भौतिक गुण, और एक होता है रासायनिक गुण। भौतिक गुण जिनको बाह्य रूप से आप मापने योग्य इकाइयां होती है, उनको को तो कहा जाता है भौतिक गुण। और जो आंतरिक संरचना के आधार पर निर्धारित किया जाता है, उनको कहा जाता है रासायनिक गुण। जैसे रंग, रूप, आकार, गंध, घनत्व, चालकता, चुंबकत्व या चुंबक पारदर्शिता, अपारदर्शिता, ये सारे गुण है भौतिक गुण। और रासायनिक गुण जो आंतरिक संरचना के आधार पर तय किया जाता है, जैसे ज्वलनशीलता। इसमें आप भौतिक गुण में और ये भी लिख सकते हो, गलनांक, क्वथनांक, वाष्पीकरण और संघनन। इसमें रासायनिक गुण में आएंगे ज्वलनशीलता, ऑक्सीकरण, अपचयन, उत्सर्जन, अवशोषण। इसके अलावा पाचन वगैरह, विघटन एवं विघटनशीलता इत्यादि। तो ये होते हैं पदार्थ के गुण।
भौतिक गुण होते हैं जिसमें रंग, रूप, आकार, गंध, घनत्व, चालकता, चुंबकत्व, पारदर्शिता, अपारदर्शिता, वाष्पीकरण, संघनन, गलनांक और क्वथन। इनमें जो परिवर्तन हो रहा है इसी परिवर्तन को कहा जाएगा भौतिक परिवर्तन। और जिन इन गुणों में जो परिवर्तन देखने को मिलेगा उसी को कहा जाएगा रासायनिक परिवर्तन, जिसमें ज्वलनशीलता, ऑक्सीकरण, अपचयन, उत्सर्जन, अवशोषण, पाचन व विघटनशीलता इत्यादि। रोकेटे नेक्स्ट टॉपिक इसमें पदार्थ पदार्थ में परिवर्तन। और पदार्थ में भी परिवर्तन दो प्रकार का होता है, एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन वो होता है जिसके अंदर आकार, स्थिति और अवस्था में परिवर्तन होता है। इनमें तो परिवर्तन होता है लेकिन अणु की आंतरिक संरचना में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उसको कहा जाता है भौतिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जिसके अंदर आकार, स्थिति, अवस्था परिवर्तन होने के साथ साथ उसके आंतरिक अणु की आंतरिक संरचना में भी परिवर्तन होता है, तो उसको कहा जाएगा रासायनिक परिवर्तन। इस भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, जबकि इसके अंदर नए पदार्थ का निर्माण होता है, पदार्थ का निर्माण होता है। अब इस प्रक्रम में जैसे मालूम मेरे पास बर्फ है, बर्फ को मैंने गर्म किया तो गर्म करने का कार्य पानी के अंदर कन्वर्ट हुआ, मतलब इसमें हुआ गलन। अब मैं वापस बर्फ, पानी से वापस बर्फ बना सकता हूँ, इस कारण यह प्रक्रम होता है उत्क्रमणीय। यह प्रक्रम होता है उत्क्रमणीय। और रासायनिक परिवर्तन होता है जिसमें मैंने कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अध्ययन किया, तो यहाँ से प्राप्त हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैं कार्बन डाइऑक्साइड से किसी भी प्रक्रम द्वारा वापस में कार्बन प्राप्त नहीं कर सकता, तो इस प्रकार को कहा जाता है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम है, और ये कौन सा प्रक्रम हो जाएगा, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अब इसमें किसी प्रकार का कोई ऊर्जा, प्रकाश या किसी प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती, पर इसमें हो सकता है ऊर्जा उत्पन्न हो, वो प्रकाश के रूप में हो सकती है, चाहे में अवक्षय प्राप्त हो सकता है। तो ये होता है रासायनिक परिवर्तन। अब इसमें उदाहरण जैसे किसी भी पदार्थ या किसी भी वस्तु को काटना, तोड़ना, फोड़ना, काटना, तोड़ना, फोड़ना इत्यादि शब्द आ जाए, जैसे कांच के टुकड़े या कांच को तोड़ना, तो ये ओनली कांच का टुकड़ा टूटा है, उसके आंतरिक संरचना उस कांच के अणुसूत्र में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वो होगा भौतिक परिवर्तन। पेड़ पौधों को काटना, काटने की प्रक्रिया एक भौतिक परिवर्तन है। जैसे मैं बालों को काट लूं, अब बालों को काटा जा रहा है, अब बाल में उपस्थित प्रोटीन है केरोटीन, और केरोटीन इससे बालों की साइज कम हो रही है, इसमें उपस्थित प्रोटीन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो यह परिवर्तन होगा भौतिक परिवर्तन। जैसे मोम का पिघलना, यह परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन। जैसे बर्फ का गलना और गल के किस में कन्वर्ट होगा, पानी में, तो यह भौतिक परिवर्तन। पानी को और गर्म किया जाएगा, वाष्पित होगा, तो उससे वो कन्वर्ट होगा वाष्प में, तो यह परिवर्तन होगा भौतिक परिवर्तन। जैसे लोहे की रोड है, लोहे की रोड को मैं गर्म करके मोड़ता हूं, तो यह परिवर्तन उसके आकार में मैं परिवर्तन कर रहा हूं। है लोहा, आयरन, उसमें उपस्थित तत्व आयरन के आयरन ही है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ओनली मैं गर्म करके उसे क्या कर रहा हूँ,
मोड़ रहा हूं तो ये परिवर्तन भी होगा भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, अब इसमें होता है अणु संरचना में हो जाएगा परिवर्तन, और अणु संरचना में परिवर्तन होगा तो नए पदार्थ का निर्माण होगा, और यह प्रक्रम होता है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। जैसे उदाहरण के तौर पर मोम का जलना। अब मोम है तो मोम जलेगी, तो मोम जलने से यहाँ से प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। जैसे C25H52 प्लस, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करता है। मोम का जलना, ये मोम का पूर्ण अणुसूत्र है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा और यहाँ से बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो यहाँ से एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो यह प्रक्रम हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूसरा है लोहे के जंग लगना, या इसी को कहते हैं संक्षारण। अब आयरन है, आयरन ऑक्सीजन की उपस्थिति व वायुमंडलीय नमी से क्रिया करेगा और यहाँ से एक नए पदार्थ का निर्माण होगा Fe2O3XH2, और इसे कहा जाता है जंग का अणुसूत्र। तो इससे भी एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो यह भी होगा एक रासायनिक परिवर्तन। कोयले का जलना, अब जलने वाली कोई सी भी प्रक्रिया है तो वो सार जलने वाली जो भी प्रक्रिया होगी वो होगी रासायनिक परिवर्तन का। जैसे कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करेगा और यहाँ पे बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे एक नया पदार्थ बन रहा है, और नया पदार्थ बन रहा है तो जो होगा एक रासायनिक परिवर्तन। चौथा उदाहरण, जैसे आप खाना बनाते हो, खाना पकाना। अब खाना पकाने में आप इसे गर्म कर रहे हो, तो गर्म कर रहे हो तो इसमें भौतिक परिवर्तन भी हो रहा है और साथ में रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि खाना बनाया जाता है तो इसे गर्म करेंगे। गर्म करने से इसमें उपस्थित वाष्प पानी वाष्पित होता है तो भौतिक परिवर्तन भी दिखाई देगा, और साथ में इसमें जो अणुसूत्र है, अणुसूत्र में का को गर्म किया जाता है, या कोई भी आणविक है, आणविक वस्तु को गर्म करेंगे तो उसके मध्य उपस्थित बंध टूट जाते हैं, इस कारण इसमें रासायनिक परिवर्तन भी दिखाई देता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अंडा होता है, अंडे के अंदर उपस्थित एल्बुमिन प्रोटीन, जैसे इसको गर्म किया जाता है, गर्म करने से ये सफेद ठोस पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको कहा जाता है डीनेचरेशन। डीनेचरेशन और ये एक प्रकार की पूरी प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया होती है भौतिक व रासायनिक प्रक्रिया। जैसे एक उदाहरण और बताते हैं, जैसे डीएनए होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। अब इस डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, मतलब द्विरज्जुक होता है, और इसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में इसकी कॉपी बनाई जाती है। तो अगर यदि उस अवस्था में इसका टेम्परेचर 94 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो इसमें डीएनए में दोनों रज्जु होते हैं, इसमें एक तो होता है हाइड्रोजन बंध और एक होता है सल्फाइड बंध, और ये दोनों सल्फाइड बंध टूट जाते हैं, इस कारण ये एकल रज्जु में परिवर्तित हो जाता है, और इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है डीनेचरेशन, और ये होता है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। जैसे आटा है, आटे से बनाई जाती है रोटी, और रोटी में उपस्थित होता है स्टार्च, मतलब स्टार्च युक्त कोई भी चीज है, अनाज वगैरह, आलू वगैरह, इसको गर्म किया जाएगा, और गर्म करने की एक भौतिक प्रक्रिया है, और इसमें गर्म करेंगे तो इसके में उपस्थित बंध टूटेंगे, और इस बंध टूटेंगे, इसको कहा जाता है जिलेटिलाइजेशन। लाइजेशन, और ये प्रक्रिया भी भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट उदाहरण है दही का जमना। अब दही है, दूध होता है, दूध के अंदर स्थित शर्करा होती है लैक्टोज शर्करा। अब जैसे दूध को गर्म करते हैं, उसको थोड़ा ठंडा होने के बाद उसके अंदर छाछ या दही डालते हैं ताकि इससे दूध जम जाए, तो उस लैक्टोज शर्करा को, जो उसमें दही या छाछ होता है उसमें उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं लैक्टोबैसिलस जीवाणु, और ये जीवाणु लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट करते हैं, और लैक्टिक अम्ल दूध को दही में परिवर्तित करते हैं,
अब दही से वापस दूध तो नहीं बना सकते, तो एक नया पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो दही का जमना भी, या दूध का जमना होता है एक रासायनिक परिवर्तन। छठा उदाहरण, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया जैसे सोडियम है, सोडियम के को मैं जल के अंदर डालता हूँ, तो सोडियम जल से क्रिया करेगा, तो यहाँ से एक नया उत्पाद बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है, तो इससे एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो यह भी परिवर्तन होगा, एक रासायनिक परिवर्तन। और जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया होगी वो सभी के सभी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जैसे एक उदाहरण दूसरा देता हूं मैं, एसिटिक अम्ल, या इसको कहा जाता है सिरका, मतलब एसिटिक अम्ल का 1% जलीय विलयन कहलाता है सिरका। 1% जलीय विलयन, इसकी क्रिया में बेकिंग सोडा मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराऊंगा, तो यहां से बनेगा सोडियम एसिटेट प्लस जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निष्कासित होगी, तो इससे भी एक नए उत्पाद का निर्माण हो रहा है, तो यह भी होगा एक रासायनिक परिवर्तन। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण, अब पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और धरातल से या भूमिगत जल को काम में लिया जाता है, ये आपस में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश, और इसके लिए चाहिए हरित लवक मतलब क्लोरोफिल, इसकी उपस्थिति में क्रिया करेंगे और यहाँ से बनाएंगे ग्लूकोज C6H12O6, और साथ में यहाँ से जो गैस गैस रिलीज होती है वो होती है ऑक्सीजन। अब यहाँ पे जो जल है ना, जल का यहाँ पे होता है ऑक्सीकरण, और जल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है आपको ऑक्सीजन, मतलब जल का तो यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीकरण, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का होता है अपचयन, और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर यहाँ से बनेगा ग्लूकोज। तो हो सकता है कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रकाश संश्लेषण के अंदर मुक्त ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है, तो वो प्राप्त होती है जल से। नेक्स्ट उदाहरण है शोषण। अब शोषण में क्या होता है, जैसे मान लो ग्लूकोज C6H12O6, ये ऊर्जा के द्वारा मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, और यहाँ से वापस प्राप्त होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, और साथ में रिलीज होगी ऊर्जा। तो शोषण की क्रिया में प्रकाश संश्लेषण के जस्ट विपरीत होती है, इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इससे भी एक नए उत्पाद का निर्माण हो रहा है, तो शोषण भी एक प्रकार की रासायनिक परिवर्तन है। इसके अलावा नेक्स्ट उदाहरण देखें, फलों का पकना, और फलों का पकना एक एंजाइम प्रक्रिया है, और एंजाइम प्रक्रिया के द्वारा एक नया परिवर्तन दिखाई देता है, जैसे कि कच्चा केला है, ये पहले रहता है हरा, जैसे इसके अंदर रासायनिक परिवर्तन होता है, एंजाइम क्रिया करेंगे और रासायनिक परिवर्तन होगा, और इसका कलर हो जाता है पीला। पहले ये मीठा नहीं होता है, बाद में ये हो जाता है मीठा, तो इसमें आणविक संरचना में इसके आणविक रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो आप कोई से भी फल होंगे, कोई से भी फलों का पकना वह एंजाइम प्रक्रिया है, और जहां जहां पे एंजाइम प्रक्रिया देखने को मिलेगी वहां वहां पे रासायनिक परिवर्तन होगा। जैसे एक उदाहरण एक और पाचन, अब पाचन पूरी प्रक्रिया एंजाइम पे निर्भर होती, तो पाचन प्रक्रिया भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद इतना इतने उदाहरण सफिशिएंट है, बाकी आप और भी एक्स्ट्रा पढ़ना चाहो तो उसके लिए कोई बुकलेट वगैरह देख सकते हो, या फिर आप कमेंट में शेयर कर देना, मैं और उदाहरण बता दूंगा आपको। इसके बाद है पदार्थ की अवस्था। अब पदार्थ की अवस्था क्या है, तो पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल होता है, और जितना ज्यादा आकर्षण होगा उसकी अवस्था उसके अकॉर्डिंग होगी, अगर आकर्षण कम है तो उसकी अवस्था उसके अकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ पे जो कणों की व्यवस्था है, कणों की व्यवस्था और उसके मध्य उपस्थित आकर्षण बल, इसके आधार पर पदार्थ की अवस्थाएं प्राप्त होती, और ये पदार्थ की अवस्था निर्धारित की जाती है ताप व दाब के आधार पर, ताप व दाब के आधार पर। मूल रूप से या आधुनिक रूप से अब तक अपन 5 अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करते हैं।
जिसमें पहली है ठोस, दूसरी है द्रव, तीसरी है गैस, चौथी अवस्था प्लाज्मा। अब आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, तो चौथी अवस्था है प्लाज्मा। और पदार्थ की पांचवी अवस्था है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है, तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो अपन आज इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, तो ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और पदार्थ की अवस्था किन पर निर्भर होती है, तो ताप और दाब पर निर्भर करती है। और इनमें कणों की व्यवस्था और उसमें उपस्थित आकर्षण के कारण ये अवस्थाएं निर्धारित होती है। पहली अवस्था पढ़ रहे हैं अपन ठोस अवस्था। अब ठोस अवस्था के मध्य कणों के मध्य अत्यधिक आकर्षण बल होता है और अत्यधिक आकर्षण होने के कारण इसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। और इसके आकार और आयतन निश्चित होते हैं, और आकार निश्चित होता है इसका मतलब इसके जो कणों की व्यवस्था है, जो पार्टिकल है उन कणों की व्यवस्था निश्चित होती है। निश्चित होती है। अब हो सकता है कि ज्यामिति पैटर्न अलग अलग हो सकते हैं। ज्यामिति पैटर्न के आधार पर टॉस भी दो प्रकार के मिलेंगे। एक मिलेगा आपको क्रिस्टलीय टॉस और दूसरा होगा अक्रिस्टलीय टॉस। दूसरा है उच्च घनत्व। ठोस पदार्थों का घनत्व उच्च होगा क्योंकि इनके कणों के मध्य आकर्षण अधिक होने के कारण इनके कण अत्यधिक पास में होते हैं, और पास में होने के कारण ये ठोस रूप संरचना धारण कर लेते हैं। इस कारण इनका घनत्व हमेशा उच्च प्राप्त होता है। ये असंपीड़ित होते हैं या असंपीड़ितता होती है। असंपीड़ितता का मतलब होता है कि ठोस कणों के मध्य रिक्त स्थान अनुपस्थित होने के कारण इनको बाह्य दाब के द्वारा दबाया नहीं जा सकता। इस कारण ये होते हैं असंपीड़ितता। दूसरी बात, इनके कणों के मध्य या कहा जा सकता है इनके गलनांक और क्वोथनांक दोनों उच्च होते हैं। उसका रीजन है क्योंकि इनके कणों के मध्य अत्यधिक आकर्षण बल होता है। दूसरी चीज, इनके कणों के मध्य निम्न गतिज ऊर्जा होती है। कणों के मध्य निम्न गतिज ऊर्जा होती है। इस कारण निम्न गतिज ऊर्जा होती है। इस कारण अगर मैं इसके लिए यह बात कह दूं कि पदार्थ की सबसे स्थिर अवस्था है, यह पदार्थ की सबसे स्थिर अवस्था है क्योंकि इसके कणों के मध्य गतिज ऊर्जा वो निम्न होती है। बस इनमें जो कण होते हैं इनके कणों के मध्य ओनली कंपन गति होती है, इसके अलावा कोई दूसरी गति नहीं होती है। इसलिए अपन ने स्टार्टिंग में एक लाइन लिखी थी कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, और वो गतिशील या तो गतिज ऊर्जा के कारण होती है। अब इनमें निम्न गतिज ऊर्जा होती है, इस कारण ओनली इसके कण ओनली ओनली कौन सी गति करते हैं, कंपन गति। जैसे उदाहरण बर्फ, लकड़ी, लोहा, सोडियम धातु, इसके अलावा फर्नीचर, टेबल, मार्कर इत्यादि जो आपको बाह्य रूप से ठोस अवस्था में दिखाई दे रही हो सभी इसी के उदाहरण है। पढ़ेंगे ठोस अवस्था में परिवर्तन। इसमें पहला परिवर्तन है गलन। गलन क्या होता है, जैसे कोई ठोस वस्तु है, ठोस वस्तु का द्रव अवस्था में परिवर्तन, यह कहलाएगा इसका गलन बिंदु। जैसे उदाहरण के तौर पे बर्फ का पानी में परिवर्तन, तो यह है गलन। जैसे दूसरी चीज है उद्रपातन, सब्लिमेशन। उद्रपातन ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन, सीधे गैस में परिवर्तन, जैसे कपूर, नेपथलीन।
और ये दोनों डिपेंड करते हैं ताप पर। जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाता है वैसे वैसे अवस्था परिवर्तित होती जा रही है। इसके अलावा तीसरा है क्रिस्टलीकरण। मान लो कोई अक्रिस्टलीय पदार्थ है, कोई अक्रिस्टलीय पदार्थ है। इस अक्रिस्टलीय पदार्थ को पहले गर्म करेंगे, गर्म करके फिर इसे ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद इसे फिल्टर पेपर से छन्नित करेंगे, और छन्नित होने के बाद जो ठोस पदार्थ बचता है, जो यहाँ से ठोस पदार्थ बचेगा, उसी को कहा जाता है क्रिस्टल। और इस पूरी प्रक्रिया को कहेंगे क्रिस्टलीकरण। तो यह है ठोस अवस्था में परिवर्तन, जिसमें एक आएगा गलन, एक आएगा ऊर्ध्वपातन, एक आएगा क्रिस्टलीकरण। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। बाकी इसके नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और आप प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अब इस पे एक शायर हो जाए। पदार्थ की